हे गाइस, ये हमारा इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर है। हम इकोनॉमिक्स एकदम बेसिक में डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिस्कस करेंगे, जो भी एग्ज़ाम में आने वाला है। मेरा नाम कनिष्क दुबे है और आप मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर सकते हो। कोई क्वेश्चन हो, अपना डाउट हो, क्वेरी हो, पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। तो इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच होते हैं, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है नेशनल लेवल पे चीज़ों से और माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है सेक्टर स्पेसिफिक होके, जैसे किसी फर्म से, किसी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये सब बाद में समझेंगे क्या होता है। लेकिन ये माइक्रो लेवल पे होता है और ये मैक्रो लेवल पे, और मैक्रो लेवल इकोनॉमिक्स ही हमको एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, एडम स्मिथ के बारे में जानते हैं। एडम स्मिथ प्रोपगेटर थे लेसेज फेयर के। लेसेज फेयर का मतलब होता है, ये एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है फ्री मार्केट, फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स, जहाँ स्टेट इंटरवेंशन नहीं करेगा, डिमांड एंड सप्लाई अपने आप प्राइसेस को रेगुलेट करेगा और किसी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देगा। ये मोस्ट एफिशिएंट समझा गया था उनके द्वारा, ठीक है। इनको ही फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है और इनकी दो बुक्स है, ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी। तो उस बुक का नाम है एक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर, ये कम रेलिवेंट है, और कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ये किसने लिखा था, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में खासकर, और पीएससी जैसे एग्ज़ाम्स में भी, तो आप याद रख सकते हो। तो इनकी थ्योरी चल रही थी। फिर आया ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है? ग्रेट डिप्रेशन एक तरह का रिसेशन होता है जो बहुत लंबे टाइम के लिए चलता है। 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है। चीज़ों की कीमत क्रैश हो गई, बहुत सारे कंपनीज बंद हो गई, तो ये ग्रेट डिप्रेशन था। इससे उभरने के लिए पहले अब तक अपना कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था कि स्टेट इंटरवीन नहीं करेगा, यानी गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। अब यहाँ पे जॉन एम कीन्स आते हैं प्ले में। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसमें इन्होंने कहा कि हर किसी को एम्प्लॉय करो, भले गड्ढा खोदने और गड्ढा भरने के लिए एम्प्लॉय करो, पर उनके हाथ में पैसा दो। जब वो पैसा आएगा वो कहीं खर्च करेंगे। इस तरह से नए नए एवेन्यूज़ बनेंगे जॉब्स के, एम्प्लॉयमेंट के, बिजनेस के। इस तरह से मार्केट बूम करेगा, वापस से इकोनॉमी ट्रैक पे आएगा। तो ये उनकी थ्योरी थी। इसी को मल्टीप्लायर इफेक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम जीडीपी समझते हैं। जीडीपी क्या होता है? एक जीडीपी मतलब होता है एक देश का जो टोटल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसका मेजर होता है जीडीपी। मतलब इंडिया में कार्स बन रहे हैं, स्टील बन रहा है, एसी बन रहे हैं, इन सब, या फिर एप्पल्स वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों का जो प्रोडक्शन हो रहा है, इसको अगर हमको मेजर करना हो तो हम कोई एक पैमाना जिस पे ये सब खरे उतरते हो, यानी कि मतलब आप कोई एक ऐसा फैक्टर जिससे आप इन सबको कैलकुलेट कर सकते हो, वो है पैसा। मतलब आप एप्पल यानी कि फ्रूट्स को भी जब आप बेचोगे तो पैसा मिलेगा आपको, स्टील भी बेचोगे पैसा मिलेगा, कार भी बेचोगे पैसा मिलेगा। तो इन सबको कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी हम बोल देते हैं कि इतने मनी का जीडीपी इकोनॉमी है, ठीक है। जैसे इंडिया का टारगेट है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, तो 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर, ठीक। तो अब इसका बेसिक डेफिनेशन समझ जाते हैं क्या है। इट इज़ द सम ऑफ ऑल फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड इन अ ज्योग्राफिकल एरिया विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फाइनल गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहा है टोटल, और विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जैसे क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली। फाइनल गुड्स कितने तरह के होते हैं? कैपिटल गुड्स होते हैं, कंज्यूम्शन गुड होते हैं, और कंज्यूमर ड्यूरेबल होता है। तो कैपिटल गुड क्या होता है? गुड होता है वो गुड होता है जो फर्दर किसी गुड को बनाने के काम में आता है। जैसे कैपिटल गुड्स वो हो सकते हैं जैसे प्रिंटर न्यूज़पेपर या मैगजीन बनाने के काम में आता है, बुक बनाने के काम में आता है। तो कैपिटल गुड हो गया जो फर्दर किसी चीज़ को बना रहा है। कंजम्पशन गुड वो हो गया जो फाइनली कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो चीज़ हो गई जैसे टीवी, फ्रिज, जो आप कंज्यूम तो कर रहा है कंज्यूमर, लेकिन लंबे टाइम के लिए रख रहा है, फ्रीक्वेंट कंजम्पशन नहीं है जिसका। आगे बढ़ते हैं। ये स्लाइड थोड़ा लेस रेलिवेंट है, इसलिए आप इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते। इसमें जो सबसे रेलिवेंट चीज़ है वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कई बार एमसीक्यू, एसएससी जैसे एग्जाम्स में पूछा गया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। एक इकोनॉमी में अगर आपको कोई भी बिजनेस करना हो, कुछ भी करना हो, तो आपको लैंड चाहिए होगा फैक्ट्री डालने के लिए। उस लैंड के बदले आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लेबर चाहिए होंगे उस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, उनको क्या मिलेगा? वेजेस मिलेंगे। कैपिटल आप लगाओगे, मशीनरी लगाओगे, आप अपना पैसा लगाओगे, उसके बदले आपको बैंक को, अगर पैसा लगाते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर मशीनरी लगाते हो तो आपको मशीनरी खरीदने के लिए भी कई बार इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। और अगर उस मशीनरी को मेंटेन करना हो उसके लिए भी आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो उसको इंटरेस्ट माना जा सकता है। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेसमैन ने रिस्क लिया, एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट दिखाया, तो उसके बदले उसको मिलता है उसका प्रॉफिट। तो ये 4 फैक्टर हो गए और उनके करस्पॉन्डिंग उनके इनकम्स हो गए, ठीक है। अब बाकी सब चीज़ें भी सब स्लाइड में आपको समझा देता हूँ। 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, स्टॉक वेरिएबल और फ्लो वेरिएबल। स्टॉक जो कांस्टेंट रहे, कभी भी आप साल में कभी भी जाके उसको देखो तो वही नंबर रहे उसका। जैसे कि मशीनरी, कई बार आप मशीनरी खरीद तो उसका सेम नंबर रहता है। जैसे आपने प्रिंटिंग मशीन खरीदा तो
हर थोड़े दिन में चेंज तो नहीं हो जाएगा, तो वो स्टॉक का एक एग्जांपल हो गया। फ्लो का एग्जांपल क्या होता है, वो चीज़ जो चेंज होती रहती है, जैसे सेल, किसी कंपनी का सेल हो गया, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में जीडीपी हो गया, जीडीपी बार बार चेंज होते रहता है, ठीक है। इसलिए हम जीडीपी को क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली में कैलकुलेट करते हैं, यानी ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं। इन्फ्लेशन को ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक वन लाइनर है जो कई बार पूछा जाता है वन लाइनर के फॉर्म में, चेंज इन स्टॉक इज़ अ फ्लो, यानी अगर देखो बहुत सारे प्रिंटर्स हैं, आप बार बार खरीद रहे हो, तो जो चेंज हो रहा है इनमें, जैसे पहले 3 था अब 5 हो गया, तो चेंज क्या हुआ, 2। तो जो 2 हुआ ये चेंज हुआ ना, ये चेंज क्या है, ये फ्लो वेरिएबल है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, ठीक है। नहीं भी समझ में आया तो आप स्किप कर सकते हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में समझते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलता है कि पैसा गोल गोल घूमते रहता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे अगर एक सिंपल इकोनॉमी हम कंसिडर करते हैं, जहाँ पे कोई सेविंग नहीं कर रहा है, कोई हाउस होल्ड सेविंग नहीं कर रहे हैं, कोई एक्सटर्नल ट्रेड नहीं हो रहा है, एक कंट्री दूसरे कंट्री से ट्रेड नहीं कर रही है, और कोई गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं लगा रही ना आपको सब्सिडी दे रही है, तब क्या होगा, तो जो फर्म है जो प्रोड्यूस करेंगे गुड्स एंड सर्विस, वो गुड्स एंड सर्विस ये हाउस होल्ड पूरा का पूरा खरीद लेंगे, क्योंकि उनको ज़रूरत है, और वो खरीदने के लिए वो कुछ खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर। यही हाउस होल्ड वाले जाके लेबर प्रोवाइड करेंगे, अपना सर्विसेज देंगे, तो ये फर्म्स उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा, उसके बदले में फर्म्स है उनको वेजेस देगी, ठीक है। ये सब एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। 3 तरह का मेथड ऑफ कैलकुलेशन है, एक एक्सपेंडिचर बेस्ड मेथड है, एक इनकम बेस्ड मेथड है, एक प्रोडक्ट बेस्ड मेथड है, ठीक है। एक्सपेंडिचर बेस्ड मेथड, जीडीपी क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हो रहा है। तो जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देख रहे थे कि अगर इकोनॉमी सिंपल है तो जो ये प्रोड्यूस करेंगे वो हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रहे होंगे उसी के बराबर होगा, यानी जितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं उतना ये हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर करके खरीद ले रहे हैं पूरा। ये सर्कुलर फ्लो का कॉन्सेप्ट है। तो उसी से यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड आता है कि हर कोई जो एक्सपेंडिचर करेगा, अगर हम सबके एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट कर लेते हैं, इंक्लूड्स एवरीवन्स एक्सपेंडिचर, तो हमको जीडीपी मिल जाएगा, कितना हमने प्रोड्यूस किया है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा, हाउस होल्ड्स का एक्सपेंडिचर होगा, फर्म्स का एक्सपेंडिचर होगा, और एक्सटर्नल ट्रेड भी होगा। तो अब यहाँ देखते हैं गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जी से डिनोट हो रहा है, कंज्यूमर्स का एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड्स का एक्सपेंडिचर सी से डिनोट हो रहा है, फर्म्स का एक्सपेंडिचर जो कि इन्वेस्टमेंट होता है ताकि नया मशीनरी, नया प्लांट ये सब लगाया जा सके, वो आई से डिनोट हो रहा है। और एक्स, यहाँ एक्स का मतलब है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, यानी एक कंट्री जब खर्च करेगी तो वो इंपोर्ट्स के लिए खर्च करती है, और जब वो कमाती है तो वो एक्सपोर्ट्स के थ्रू कमाती है। तो यहाँ पे एक्स इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर नहीं है तो आप थोड़ा इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इनकम मेथड, वापस हम सर्कुलर मेथड पे चलते हैं। सर्कुलर मेथड में क्या था कि ये जो हाउस होल्ड था, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये प्रोड्यूस करने के लिए इनको वेजेस मिल रहा है, और वही वेजेस से ये पूरा सामान खरीद रहे हैं, तो ये बैलेंस हो रहा है एक दूसरे को, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं, अगर हम हर एक फैक्टर का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इनकम कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो जीडीपी के बराबर हो जाएगा। तो वेजेस लेबर के लिए, प्रॉफिट्स एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, रेंट लैंड के लिए, और इंटरेस्ट मशीनरी कैपिटल के लिए, ठीक है। इन सबको जब आप ऐड कर दोगे तो आपको जीडीपी मिल जाएगा इकोनॉमी का। अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। ये होता है फर्म के लेवल पे, हर एक फर्म होती है वो कुछ वैल्यू एडिशन कर रही होती है इकोनॉमी में, ठीक है। तो जो फाइनल गुड कोई प्रोड्यूस करेगा उसमें से आप जब इंटरमीडिएट गुड निकाल देंगे तो आपको वैल्यू एडिशन मिलेगा एक फर्म का, और जब आप इकोनॉमी के सारे फर्म्स का वैल्यू एडिशन को जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट नहीं जो फैक्ट्री लेवल पे बना है, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो हुआ है, एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे ब्रेड प्रोड्यूस हो रहा है, ब्रेड के लिए लेकिन इंटरमीडिएट गुड क्या है, आटा। तो आटा को आपको निकालना पड़ेगा। जैसे 100 रुपये का ब्रेड है, अगर 20 रुपये का आटा है तो आप 100 माइनस 20 करेंगे तो 80 होगा वैल्यू एडिशन बाय द ब्रेड मेकिंग कंपनी। अब यहाँ पे हम समझते हैं, अगर ये जीवी एट फैक्टर कॉस्ट यानी फैक्ट्री लेवल पे, इसमें हम एडिशन करते हैं नेट प्रोडक्शन टैक्सेस का और नेट प्रोडक्ट टैक्सेस का, तो आपको मिल जाएगा जीवी एट मार्केट प्राइसेस, और ये जीवी एट मार्केट प्राइसेस ही होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। 2015 के पहले तक हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस लेके चलते थे। 2015 के बाद से नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जिसे उस समय सीएसओ जाना जाता था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे चलता था। अब 2015 के बाद से जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस लिया जा रहा है। यहाँ पे कुछ और टर्मिनोलॉजीज है, वो आप देख लीजिए एक बार, आप गो थ्रू हो जाइए, वो आपके काम आएगा पॉज करके। जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस क्या होता है हमने पहले ही डिस्कस किया, ये एक्सपेंडिचर के हिसाब से है, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड से है। कंज्यूमर मतलब जो कंजम्पशन हो रहा है,
इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ये एक्स माइनस एम का मतलब है इम्पोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, यानी कंट्री जो एक्सपेंड कर रहा है, कंट्री एक्सपेंड करता है इम्पोर्ट, और उसकी अर्निंग होती है एक्सपोर्ट्स के थ्रू। तो टोटल ये क्या दिखाएगा हमारा, ये टोटल कंट्री का एक्सपेंडिचर दिखाएगा। तो हर एक लेवल पे ये टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस। अगर जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो इसमें से टैक्सेस निकाल देंगे हम। या नेट टैक्सेस का मतलब क्या होता है, टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, ठीक है। सब्सिडी आपको गवर्नमेंट दे रही है और टैक्सेस गवर्नमेंट आपसे ले रही है, तो नेट आपका कितना जा रहा है वो निकाल दोगे तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे ग्रॉस और नेट के बीच का अंतर समझने की ज़रूरत है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि नेट मतलब क्या होता है, जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी ग्रॉस में से जब हम डिप्रिसिएशन निकाल लेते हैं तो वो हमारा बन जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। डिप्रिसिएशन यहाँ पे क्या है, डिप्रिसिएशन है कॉस्ट जो हमको कैपिटल को रखने के लिए लगता है। जैसे आप मशीनरी रख रहे हो तो मशीनरी रखने के लिए हर साल उसकी सर्विसिंग लगती है, या आपने मशीनरी कहीं से उधार लिया तो आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, तो वो डिप्रिसिएशन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे आपकी ग्रॉस सैलरी भी बनती है, ग्रॉस सैलरी में से जब डिप्रिसिएशन अलग अलग तरह का निकाल देते हैं तो नेट सैलरी बनता है। तो यही बेसिक डिफरेंस हो गया ग्रॉस और नेट के बीच में। एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, वो है एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें जो नेशनल फैक्टर है वो कहाँ से आया, जब हम नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, इसके पहले जब हम डोमेस्टिक चीज़ देख रहे थे, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो डोमेस्टिक था उसका मतलब ये था कि पूरे इंडिया की जो ज्योग्राफिकल एरिया है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, उसमें जो चीज़ प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कैलकुलेट करते थे। लेकिन जब यहाँ पे हम नेशनल की बात ले लेते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि कोई इंडियन जब बाहर में कमा रहा है और कोई विदेशी यहाँ इंडिया में कमा रहा है तो उसको हम एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का मतलब हो जाएगा इंडियंस जो अर्न करके यहाँ भेज रहे हैं उसको जोड़ा जाएगा और माइनस किया जाएगा जो चीज़ विदेशी यहाँ पे कमा के बाहर भेज रहे हैं। तो टोटल हम लोग का एडिशन होकर नेट नेशनल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। वही जीएनपी और जीडीपी के बीच का अंतर है, जीडीपी और जीएनपी का। जीएनपी मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जब हम नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड जोड़ देते हैं, यानी इंडियन जो कमा के यहाँ भेज रहे हैं और बाहर वाले जो यहाँ से कमा के बाहर भेज रहे हैं, तो उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट वो आप अपने हिसाब से देख के याद कर सकते हो, वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाता है कई बार। जैसे ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब समझ गए, जब भी आप टैक्सेस निकाल दोगे मार्केट प्राइस में से तो वो बन जाता है आपका फैक्टर कॉस्ट का नेट नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी जो भी। तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए आपको टैक्सेस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक था कुछ। आगे हम बढ़ते हैं, ये हमारी लास्ट स्लाइड होगी, ठीक है। यहाँ अब हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच का अंतर समझते हैं। नॉमिनल जीडीपी होता है जो हर साल जो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही हो, ठीक है, पिछले साल के कंपैरिजन में। और रियल जीडीपी क्या होता है कि रियल जीडीपी में हम इन्फ्लेशन को भी काउंट करते हैं। हर साल कुछ महंगाई भी बढ़ रही होगी। जैसे मान लेते हैं वही ब्रेड वाला एग्जांपल, 100 रुपये का एक ब्रेड का पैकेट है, ठीक है। अगले साल महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि वो 200 रुपये का हो जाता है। तो क्या 2 ब्रेड बन रहे हैं, 2 ब्रेड के पैकेट बन रहे हैं? नहीं, 2 ब्रेड के पैकेट नहीं बन रहे, वो 100 रुपये का इतना महंगा होकर 200 हो गया है। तो अगर नॉमिनल जीडीपी के वे से जाएंगे तो हमको लगेगा कि 200 रुपये कंट्री ने प्रोड्यूस किया, फर्म ने प्रोड्यूस किया, तो आपको लगेगा 2 पैकेट ब्रेड का बना है। लेकिन जब आप रियल जीडीपी के हिसाब से जाओगे तो आप देखोगे कि वो एक ही ब्रेड का पैकेट था, उसकी महंगाई बढ़ गई, यानी आपने इन्फ्लेशन निकाल दिया उसमें से, ठीक है। तो ये रियल जीडीपी कैसे यूज़ होता है, कैसे करते हैं हम, वो समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा बेस ईयर का कॉन्सेप्ट। बेस ईयर में हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा ईयर चुनते हैं जहाँ ना प्राइसेस ज़्यादा महंगी थी ना ज़्यादा कम थी, मतलब वो स्टेबल ईयर था। जैसे अभी 2011 से 12 अपना बेस ईयर है, ठीक है। और एक प्रपोजल है जिसके हिसाब से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने इसको 2017 से 18 करने का प्लान बनाया हुआ है। तो ये एक ऐसा ईयर होता है जब प्राइसेस ना ज़्यादा महंगी होंगी ना कम होंगी, तो ये बेस ईयर होगा। अब इस बेस ईयर से हम किसी भी कीमत को हम बढ़ाएंगे नहीं, हम बेस ईयर ही का ही लेके चलेंगे। जैसे आज भी जैसे वो ब्रेड 100 रुपये का ही होता अगर आज भी उसको देखना होता, ठीक है। तो वही हम प्राइस लेवल लेंगे, 2011-12 वाला प्राइस लेवल लेके हम कैलकुलेट करेंगे कि प्रोडक्शन बढ़ा है कि घटा है, ठीक है। तो ये रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी माइनस इन्फ्लेशन, जब हम इन्फ्लेशन निकाल देते हैं। महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन नापने का एक पैरामीटर होता है, वैसे बहुत सारे पैरामीटर होते हैं जैसे कि सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। वैसे एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर, जब वो पूरा मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल लेवल पे इन्फ्लेशन को नापता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंज्यूमर लेवल पे प्राइस इन्फ्लेशन को नापता है, जीडीपी डिफ्लेटर एज अ होल जीडीपी को नापता है कि जीडीपी मतलब जीडीपी में प्राइस का राइज हुआ है, ठीक है।
वो सब हम इन्फ्लेशन के टॉपिक में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे आप बेसिक समझ लीजिए जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर जनरली परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। उसका बेसिक फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है। एक और यहाँ कॉन्सेप्ट है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? एक परसेंटेज ऑफ जीडीपी यानी जीडीपी का कुछ हिस्सा हम निकालेंगे और हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, ताकि नया मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे, नए प्लांट में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, वो होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इससे इकोनॉमी को इंसेंटिव मिलता है ग्रो करने का। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, इसमें आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इससे क्या होगा कि हम फ्यूचर में और वीडियो बना पाएंगे। ठीक है, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, बाय।